आज उनसे मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी। गाना गुनगुनाते हुए मैं पैकिंग कर रहा था, पर मेरा बैग बंद ही नहीं हो रहा था। मैं बैग के ऊपर चढ़कर उसे बंद करने की कोशिश कर रहा था और भाई की आवाज़ आई जा रही थी, जल्दी कर ट्रेन मिस हो जाएगी। आ रहा हूँ मैं चिल्लाया, पर ये कमबख्त बैग बंद ही नहीं हो रहा था। माँ ने इतने मिठाई के डब्बे दिए ले जाने को और सब बच्चों के लिए चॉकलेट के बॉक्स अलग से। मेरे कपड़े से ज़्यादा तो ले जाने के सामान थे। इतनी तैयारी तो तब भी नहीं हुई थी जब हम पहली बार प्रीति से मिलने गए थे। अरेंज मैरिज हुई थी हमारी। हम दोनों ही इंजीनियर हैं, मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और प्रीति मैकेनिक इंजीनियर। अब तो हमारी शादी को 4 महीने हो गए थे। प्रीति पिछले महीने से अपने मायके मुंबई गई हुई थी। आज मैं उसे लेने जा रहा था। उसकी फैमिली से शादी के समय ही मिला हूँ। बड़ी फॉर्मल सी मीटिंग रही उनके साथ मेरी। इस बार उनसे भी बड़े अच्छे से मिलना हो जाएगा। तभी मेरे कमरे में भैया आए और बोले, क्या पहना है तूने टी शर्ट, वो भी पीली कितनी, आंखों को चुभ रहा है। बड़े शहर जा रहा है, कुछ शर्टल पहन जो फॉर्मल भी हो, जैसे ये वाइट शर्ट। मैं बोला, पर ट्रेन में जा रहा हूँ, वाइट पहनूंगा तो ख़राब नहीं हो जाएगा। कुछ भी हो, इन्फॉर्मेशन ख़राब होना नहीं चाहिए। पहली बार जा रहा है तो ससुराल। फिर मैं वाइट शर्ट पहनने ट्रेन की लोअर बर्थ पर बैठा था। एक साइड कुलगेट था, दूसरी साइड साजी और भैया बैठे थे। वो भी इतने सीरियस बैठे थे जैसे ना जाने मैं कौन से मिशन पर जा रहा हूँ। चाची जी बोले, सुन, ज़्यादा नहीं खाना, उधर डिमांड नहीं करना, ये खाना है वो खाना है। और सुन, मुंबई बड़ा शहर है, बड़े लोग रहते हैं वहाँ, तो तू भी कुछ बड़े बड़े अंग्रेजी शब्द फेंकते रहना, उन पर इम्प्रेशन बढ़ेगा। क्या? मैंने हैरान होकर कहा। तो वो बोले, हाँ, ऐसे चुपचाप मत बैठे रहना, बोधूराम के जैसे। तू वैसे भी कम बोलता है, उन्हें ये ना लगे कि छोटे शहर का है, तो इसे ज़्यादा आता नहीं होगा। कुछ शॉपिंग वगैरह लेकर जाए, वो लोग बार्गेनिंग करे तो तू डबल बार्गेनिंग करना, वो मेल भाव ना करे तो तू ज़्यादा पैसे देख कर आना, ढीला ढाला सा मत रहना उधर। भैया बोले, हाँ, और सबसे ज़रूरी काम ससुर जी को इम्प्रेस करना, ये उतना ही असंभव लगेगा जितना इस कुलगेग में पानी कल तक ठंडा रहना, पर हिम्मत नहीं हारनी है। मैं उनकी बातों से मनमोहन होकर उन्हें चुपचाप सुने जा रहा था। जाते जाते चाची जी बोले, बेटा टी शर्ट मत पहनना। घर से निकलते वक्त गाना गाते हुए अच्छी खासी मेरी हल्की फुल्की रोमांटिक पिक्चर चल रही थी। स्टेशन तक पहुंचते तो वो सीरियल ड्रामा में बदल गई थी। ट्रेन में पूरी रात मुझे यही सोचकर नींद नहीं आई कि मैं अपने ससुराल में 9 बजे उठेंगे तो चलेगा ना। स्टेशन में नींद भी नहीं आ रही थी कि फ़ोन आ गया, कोई नंबर था। मैंने उठाया तो आवाज़ आई, नमस्ते जमाई जी, मैं प्रीति की भाभी, मुझे पहचाना? मैंने ज़ोर से तो हाँ तो कह दी थी, पर उसकी 2-3 भाभियाँ हैं, उनमें से ये कौन सी है मुझे भी नहीं पता था। वो बोली, आप पहली बार ससुराल आ रहे हो, आपका स्वागत है। आपकी शादी के चर्चे तो अब भी हो रहे हैं। वैसे आप शादी का एल्बम्स तो ला रहे हो ना? हमारे वाला तो बहुत बार देख लिया, आप वाला भी एल्बम लेकर आ रहे हैं ना? तो वो भी देखना हो जाएगा। ओहो, वो तो मैं भूल ही गया था, हमारा एल्बम तो अब तक बना ही नहीं। कितना बोला छुटकी ने, भैया बैठकर फ़ोटो डिसाइड कर लो कि कौन से वाले एल्बम में जाने हैं। पर मैं ही टालता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रियलिटी शो शुरू हो गया था और मैं उसके पहले राउंड में फेल भी हो गया था। सुबह 11 बजे मुंबई आ गया। मैंने ट्रेन में ही सोच लिया था, जब वो कूली को बुलाएंगे तो मैं कूली से बात करके पैसे कम करवाकर उनका दिल जीत लूँगा कि भाई वाह, कितना अच्छा दामाद है, पैसे को कितना बचाता है। मैं सामान लेकर ट्रेन से उतरा तो सामने मेरे ससुर जी मेरे 4 सालों के साथ खड़े थे। उन सब ने मेरा सामान उठाया। कूली बुलाने की बारी ही नहीं आई, पहला ही प्लान फ्लॉप हो गया। पर मैं हार मानने वालों मन से नहीं था। मैं अगले मौके की तलाश में था। वो अगला मौका मिला खाने की टेबल पर मैं और मेरे ससुर जी, और लंबी खामोशी थी। वो इधर उधर देखते, फिर मेरी तरफ नजर आ जाती तो ऐसे मुस्कुराते जैसे किसी ने उनके गाल खींच लिए हो। बदले में मैं भी मुस्कुरा देता। मैंने ही कुछ बात करने की कोशिश की, पर फिर भाभी की आवाज़ आई, लीजिए नाश्ता आ गया। नाश्ते खाते ही हम आराम से बैठकर आप वाला एल्बम देखेंगे तो उसे निकाल लीजिएगा। ये सुनकर मैंने गर्दन हाँ में हिला दी। ये भाभी तो एल्बम के बारे में भूल ही नहीं रही थी। फिर मैं उनसे जितना हो सके बात ना करने की कोशिश करता। भरपेट नाश्ता करने के बाद जब मैं सौंफ लेने के बहाने प्रीति के पास गया तो उससे सौंफ का डिब्बा नहीं खुल रहा था। तो मैंने खोलने की कोशिश की, तभी बच्चे कम आन फूफा करते आ गए। मैं पूरा जोर लगाया जा रहा था और मेरे पास भीड़ बढ़ती जा रही थी।
पहली प्रीति की भाभी किचन में जाते जाते बच्चे का शोर सुन रुक गई, फिर उसके भैया, फिर ससुर जी। इतना प्रेशर था मुझ पर कि पंखे के नीचे पसीने आने लगे। ढक्कन कुछ खिसका और डब्बा मेरे हाथ में जा गिरा और पूरी शॉप ज़मीन में फैल गए। डिब्बा ज़मीन पर घूमते घूमते ससुर जी की पैरों में जा पहुंचा और मैं फिर से फैल गया। सास बहू पर ढेरों सीरियल है, लेकिन ससुर दामाद पर कितने, इसीलिए महिलाओं के लिए ये काम बड़े आसान हो जाते हैं। बहू सास को कैसे इम्प्रेस करे, सास बहू को कैसे इम्प्रेस करे, बिना शादी के उन्हें इन सब चीज़ों का टीवी सीरियल देखकर मोटे मोटे तौर पर अंदाज़ा हो जाती है। लेकिन दामाद ससुर को कैसे इम्प्रेस करे, इस पर कभी किसी ने टीवी सीरियल बनाने का विचार नहीं किया। मगर प्रीति के घर वालों ने विचार कर लिया था मुझे मुंबई दर्शक करवाने का। गेटवे ऑफ इंडिया, चौपाटी, अंदाजा, एलोरा सब बिल्कुल सही जा रहा था। अंतराक्षी में जीत भी रहा था, बच्चे का फेवरेट बन गया था। आखिर प्रीति के साथ फेरी में बैठने का मौका भी मिला। इतनी भीड़ में, इतने लोगों के बीच में से प्रीति के साथ पल बिताने, जिसमें हम दोनों के बीच बैठा ना हो, कोई फूफा फूफा करता हुआ आए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि बच्चे ने एसएल वर्ल्ड जाने की जिद कर ली। चिंटू बोला, प्लीज़ चलो ना एसएल वर्ल्ड। फूफा जी, इधर बहुत सारी राइड्स है, शॉट एंड ड्रॉप, टॉप, सिंपल, कॉपर, चोपर। चिंटू वहाँ की खतरनाक से खतरनाक रेस गिनवाता रहा और मैं चुपचाप सुनता रहा। बचपन में फिसल पट्टी भी सही से नहीं खाई मैंने, इसीलिए चाची जी बचपन से मुझे बोंदूराम कहते थे। लेकिन इन सब के सामने मैं बहादुर राम नहीं बन सकता था, क्योंकि मैं दामाद था। दामाद अपनी जान पर खेल जाएगा, लेकिन बोंदूराम नहीं बनेगा। मेरे लिए इंजीनियरिंग के 4 बैंक क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं था जितना फिसल पट्टी पार बैठना। मुझे तो सीसाव से भी डर लगता था। फिर एसएल वर्ल्ड में कैसे कैसे झूलते होते हैं, झूलने से पहले तक बच पाऊंगी कि नहीं पता नहीं। इतने में भाभी बोली कि अरे एसएल वर्ल्ड थोड़ी लेकर जाएंगे, इन्हीं यूँ बीच चलते हैं। इतने में प्रीति के पापा बोले, बच्चे की इच्छा है तो जाने दो। फिर मेरी तरफ देखते ही बोले, अगर आकाश को कोई दिक्कत है तो। फिर मेरे मुंह से जैसे ऑटोमेटिक निकल गया, नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी, हथौड़ा और भी मित्र प्रकार की खतरनाक चीज़ों मार दी। मेरे को राउंड में मेरे साथ जाने की चिंटू ने जीत पकड़ ली। मारता क्या, ना जाना ही पड़ा। मैंने सीट बेल्ट इतनी कसकर पकड़ी थी जैसे ये टाइटैनिक का जहाज है और बस डूबने वाला है। जैसे ही राइड शुरू हुई उसी सेकंड मुझे सारे भगवानों ने नाम याद आ गए। अभी तो संसार भी ढंग से बसा नहीं मेरा। उस झूले पर मुझे ऐसा लगा जैसे अब मैं प्रीति से वापस मिल भी पाऊंगा या नहीं। इतने गोल गोल चक्कर खिलाकर आखिर वो झूला रहम खाकर रुक गया। चिंटू हंसते खेलते हुए राइड से उतरा, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई। इतने चक्कर आ गए मुझे, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सब आकर मुझे संभालने लगे। मेरे साथ मेरा ससुर जी पर इम्प्रेशन भी धराशायी हो गया। लोग दामाद से इतनी उम्मीदें करते हैं, दामाद है शक्तिमान थोड़ी ना, जो हाथ ऊपर कर एक ही जगह गोल गोल घूम कर भी बिना चक्कर खाए सीधे खड़े हो रहेंगे। मुझे जाना नहीं था राइड पर, पहले ही कह देता। नहीं, बच्चे वाली राइड पर मैं नहीं बैठता। नहीं, क्या पता फिर मुझे इससे भी डरावनी राइड पर बैठा देते। चिंटू भी ना कसकर कमीज पकड़कर बैठ गया। मेरी फूफा जाना है, जाना ही पड़ा। ऐसे चक्कर खाकर गिर पड़ा मैं कि मेरे सालों ने मुझे उठाकर गाड़ी में बैठाया। अब कितनी शर्म आ रही थी मुझे। मैं अपने दामाद के रफ एंड टफ ग्राउंड पर धब्बा लगा चुका था। रात को खाने के लिए मैं कमरे से बाहर निकला ही नहीं। प्रीति ने कमरे में ही खाना मंगवा लिया। बस कल का ही दिन था यहाँ, अब मुझे किसी को इम्प्रेस नहीं करना था। चुपचाप घर वापस जाना था। मैं लटका हुआ मुंह लेकर बिस्तर के एक कोने में लेटा हुआ था। तभी मेरा फ़ोन बजा। भैया का था। क्या क्या उम्मीदें लगाकर बैठे होंगे वो मुझसे कि मैं बड़े डांट से ससुराल में हूँ। ससुर जी मुझे वाह बेटा कहते हुए थक नहीं रहे होंगे। सबकी जुबान पर मेरा नाम होगा और मैं यहाँ भींगी बिल्ली बनकर कमरे में पड़ा हूँ। डरते हुए मैंने फ़ोन उठाया तो वहाँ से आवाज़ आई, और कैसे चल रहा है बेटा? मैंने भी कह दिया, बढ़िया। ससुर जी इम्प्रेस हुए? हाँ बिल्कुल, मेरे मुँह से निकल गया। तो भाई ने पूछा, वाह कैसे? मैं हड़बड़ा गया। क्या जवाब दूँ, सोच में पड़ गया। अरे वो हाँ आया, मैं आता हूँ। बुला रहे हैं ससुर जी? कोई भी काम बिना पूछे करते नहीं मुझसे। कहते ही मैंने फ़ोन काटा और राहत की सांस ली। अभी तो फ़ोन पर झूठ कहकर पीछा छुड़ा दिया। वहाँ जाकर तो डिटेल में पूछेंगे तो मैं क्या करूँगा? नहीं, और झूठ नहीं बता सकता। अब कुछ तो करना पड़ेगा। परफेक्ट दामाद की छवि बनने का जुनून वापस जाग गया। इतनी बार हार कर भी हार नहीं मानी थी मैंने। कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैं दिन को अपने कमरे में बैठा था, तभी चिंटू हाथ में बेल्ट लेते हुए आया। फूफा जी आप आज तो ठीक हो ना?
कल राइड पर आपकी हालत ख़राब हो गई थी। कहते हुए चिंटू थोड़ा हंस रहा था। मेरे गुस्से वाली आंखें देख उसने फटाफट बात बदल दी और बोला, फूफा जी क्रिकेट खेलेंगे क्या? मैंने ना में सिर हिलाया। वो बोला, आज कोई नहीं खेल रहा, चाचा भी नहीं। वो खेलते तो प्रीति दीदी भी खेलती, पर आज वो खेल ही नहीं रहे। उन जैसे शॉट कोई मार सकता जो अच्छी बैटिंग करता है, वो चाचा जी का परफेक्ट हो जाता है। मामा भी उनकी परफेक्ट हैं क्योंकि वो अच्छी बैटिंग करते हैं। उस वक्त मैंने सोचा, क्या वाकई सिर्फ क्रिकेट से ससुर जी को इम्प्रेस किया जा सकता है? अंधेरे में ये रोशनी की किरण की तरह मुझे दिख रहा था। मैंने सोच लिया था, चाहे ये कितना ही बचकाना था, पर मुझे करना है। मैं बैट लेकर चौक में पहुंचा, फिर जोर जोर से चिल्लाया, चिंटू कहाँ है? क्रिकेट खेलना है ना? पीछे से मेरी शॉट खींचते हुए चिंटू बोला, मैं यहीं हूँ फूफा जी। मेरी आवाज़ सुनकर कोई चौक में नहीं आया। मैंने तो सोचा था मेरे जोर से चिल्लाने से ससुर जी बाहर आ जाएंगे और फिर मैं इतना बढ़िया शॉट मारूंगा और वो इम्प्रेस हो जाएंगे। चिंटू बॉल फेंकने वाला था कि ससुर जी आ गए। मैंने जोश में शॉट मारा और ससुर जी की तरफ देखकर मुस्कराया। तभी ठक करके आवाज़ आई, देखो तो बॉल पुराने शूटर पर जाकर टकराया, जिससे वो शूटर धमक से ज़मीन पर गिर गया। ससुर जी भागते हुए शूटर के पास गए। शीशे तो टूट गए थे, पर जब उसे स्टार्ट करने की कोशिश की तो हो ही नहीं रहा था। मैं भी भागते हुए ससुर जी के पास गया और उनके स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश में लग गया। कितनी किक मारने पर भी वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैं बोला, काफ़ी पुराना है ये तो, अब तो स्टार्ट ही नहीं होगा, बहुत आउटडेट मॉडल है। मेरे ये कहने पर ससुर जी ने मुझे देखा और चुपचाप अंदर चले गए। प्रीति ने बताया कि ये ससुर जी का पहला स्कूटर है जो उन्होंने अपनी कमाई से खरीदा था। मैं भी बावला हो गया था। मुझे भाई की बातें को इतनी सीरियसली नहीं लेना था। चुपचाप आती प्रीति को लेकर चला जाता। नहीं, मुझे तो रियलिटी शो बनाना था। रात को मैं खिड़की से स्कूटर को देख रहा था, सोच रहा था कि अब सब कैसे ठीक होगा। मैंने उस दिन कुछ नहीं किया, मेरा मूड बहुत ख़राब था। मैंने अपने कमरे में ही बैठा रहा, वही नाश्ता किया। मैं आलू गोभी का पहला निवाला मुंह में डाला और मेरा फ़ोन बजा। भाई का कॉल था। मैंने लंबी सांस ली और फ़ोन उठाया। क्या कर रहा है? भाई ने पूछा तो मैं बोला, नाश्ता कर रहा हूँ। ठाठ से बैठा होगा तू डाइनिंग टेबल पर, ससुर जी का हीरो नंबर 1 बनकर। नंबर 1 तो नहीं, बेवकूफ़ है जो बच्चे जैसे हरकतें कर दी थी मैंने, पर भैया से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उन्हें कैसे बताऊं मेरी हालत के बारे में? इंगी बिल्ली के जैसे बैठा हूं कमरे में। ससुर जी की स्कूटर तोड़कर उसकी गुड बॉस में तो नहीं, लेकिन उनकी हिट लिस्ट में ज़रूर आ गया हूं। अगला दिन खानगी का था, सवेरे की ट्रेन थी। उस दिन तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोच लिया था अब कोई भी काम इम्प्रेशन जमाने के लिए नहीं करना। मैं स्टेशन जाने के टाइम से कमरे से निकला। मैं जाने से पहले बड़े के पैर छू रहा था। मैं ससुर जी के पास गया और बोला, आप चल रहे हैं ना स्कूटर पर मुझे छोड़ने? जवाब में उन्होंने कहा, बेटा नहीं चलेगा, स्टार्ट तो करिए। मैंने कहा तो वो भी स्कूटर के पास गए और पहले ही किक में स्कूटर शुरू हो गया। वो हैरान से हो गए। उन्होंने खुश होकर पूछा, अरे ये तो स्टार्ट हो गया, तुमने किया? जी मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ये प्रीति ने किया। मैंने हेल्प की, मेरी वजह से ख़राब हुआ तो बुरा लग रहा था। उन्होंने प्रीति को देखा और मुस्कुरा दिए। उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे लगा सारे रियलिटी शो जीत गया। ट्रेन में बैठे हुए सोच रहा था, शक्तिमान बनने की ज़रूरत नहीं, परफेक्ट दामाद बनने के लिए हर काम में परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। आपको स्वर्ग गुण संपन्न बनना ज़रूरी नहीं, कोई और बनना ज़रूरी नहीं। आपको अपने ऊपर और अपने प्यार के ऊपर भरोसा होना चाहिए, वही आपको परफेक्ट दामाद बनाता है।